फिर भी अनावश्यक पदार्थ जो पौधों से निकल रहे थे, हम उससे उत्सर्जन कुछ हद तक मान लिए थे। तो उत्सर्जन के संदर्भ में पौधों की स्थितियां क्या है वो आप समझ ही गए हैं। और जब पौधों में उत्सर्जन के क्या स्थितियां हैं समझ गए हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि जब बात वास्तविक उत्सर्जन की होगी तो वो केवल किस में होता है? एनिमल्स में होता है। जब बात वास्तविक उत्सर्जन की होगी तो वो उत्सर्जन केवल जंतु में होता है, अर्थात पौधों में नहीं होता है। अनावश्यक होने के साथ साथ हानिकारक पदार्थ केवल जंतुओं के शरीर में ही बनते हैं, और जंतुओं के शरीर में जो भी अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ हैं, वो सारे के सारे पदार्थ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। क्या है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। दो बातों को समझिए कि वास्तविक उत्सर्जन मुख्य रूप से किस में होता है? एनिमल में होता है, अर्थात पौधों में नहीं होता है। और पौधों में क्यों नहीं होता है उस बात को आप समझ चुके हैं। और जंतुओं में जो वास्तविक उत्सर्जन होता है, तो प्रत्येक जंतु में जो अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, वो सभी पदार्थ मुख्य रूप से क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। और कोई एक जंतु की बात नहीं हो रही है, सभी जंतु, इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, उनके शरीर से होने वाले मुख्य अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ, उनके शरीर से उत्सर्जित होने वाले मुख्य अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ नाइट्रोजन युक्त होते हैं। इसलिए उत्सर्जन का परिभाषा जंतुओं के संदर्भ में यह भी दिया जाता है कि जंतुओं के शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासित होना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु में उत्सर्जित होने वाले पदार्थ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, लेकिन सभी जंतु एक ही तरह के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को उत्सर्जित नहीं करते हैं। इस पृथ्वी पर के सभी जंतुओं के शरीर से मुख्य रूप से उत्सर्जित होने वाले पदार्थ नाइट्रोजन युक्त होते हैं, लेकिन सभी जंतुओं में उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन युक्त पदार्थ एक ही नहीं होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भिन्न भिन्न जंतुओं में तीन प्रकार के हो सकता है। एक आपको दोस्तों अमोनिया है, एक क्या है? अमोनिया है। दूसरा क्या है? यूरिया है। दूसरा क्या है? यूरिया है। और तीसरा क्या है? यूरिक अम्ल है। तीसरा क्या है दोस्तों? यूरिक अम्ल है। तीसरा क्या है दोस्तों? यूरिक अम्ल। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु है, जंतु किसे कहते पता है ना? 5वां नंबर चैप्टर में हम बताए थे जंतु किसे कहते हैं। जंतु में पोरीफेरा से लेकर के मेमेलिया तक फैला हुआ है संसार उसका। तो जो जंतु है इस पृथ्वी पर, वो जो उत्सर्जित करते हैं किसी पदार्थ को, वे सभी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, लेकिन सभी जंतुओं में एक ही प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उत्सर्जित नहीं होते। कुछ जंतु में जो उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वो क्या है दोस्तों? अमोनिया है। कुछ में क्या है दोस्तों? यूरिया है। कुछ में क्या है? यूरिक अम्ल है। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु है, उसका मुख्य उनके शरीर से उत्सर्जित होने वाले मुख्य पदार्थ में या तो अमोनिया है, या तो यूरिया है, या तो यूरिक अम्ल है। या तो अमोनिया है, या तो यूरिया है, या तो यूरिक अम्ल है। तो यही तीन पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु अपने शरीर से उत्सर्जित करते हैं। इसीलिए उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं के तीन वर्ग बनाए गए हैं। उत्सर्जन करने वाले पदार्थ के आधार पर जंतुओं के कितने वर्ग बनाए गए हैं? 3 वर्ग बनाए गए हैं। कितने वर्ग बनाए गए हैं दोस्तों? 3 वर्ग बनाए गए हैं। पहला वर्ग है अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक पहला वर्ग दोस्तों क्या है? अमोनियोटेलिक। ऐसे जंतु
ऐसे जंतु जिसका मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ क्या है? अमोनिया है। ऐसे जंतु, ऐसे एनिमल जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जंतु को अमोनियोटेलिक जंतु कहते हैं, अमोनियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं दोस्तों। ऐसे जीव जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन जीवों को क्या कहा जाता है? अमोनियोटेलिक। अब सभी जंतु, इस पृथ्वी पर जंतुओं के लाखों जातियां हैं दोस्तों। अब कौन जंतु किसका उत्सर्जन करता है, यानी एक एक करके हम जानने लगे कि ये अमोनिया उत्सर्जित करते हैं या यूरिया उत्सर्जित करते हैं या यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, तो एक एक करके जानना संभव नहीं है कि कौन से जंतु क्या उत्सर्जित करते हैं। लेकिन प्रमुख जीव क्या उत्सर्जित करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। अमोनियोटेलिक में आपको मुख्य रूप से याद रखना पड़ेगा एक कोशिकीय जीव। कौन? एक कोश के जीव। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब भी जंतु है। तो जितने भी एक कोश के जीव है दोस्तों, जितने भी एक कोश के जीव है जो जंतु है, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, क्योंकि एक कोश के जीव में भी कुछ प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को हटाकर जो जीव एक कोशिकीय है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वो कैसे जीव होते हैं? अमोनियोटेलिक होते हैं। बैक्टीरिया क्या है? अमोनियोटेलिक है। पैरामीशियम क्या है? अमोनियोटेलिक है। अमीबा क्या है? अमोनियोटेलिक है। एक कोश के जीव के अलावे आपको याद रखना पड़ेगा कौन? मछली वर्ग के जीव। मछली वर्ग के जीव भी क्या होते हैं? अमोनियोटेलिक होते हैं। मछली वर्ग के जीव भी क्या होते हैं? अमोनियोटेलिक होते हैं। उसके बाद पोरीफेरा के बारे में पढ़े थे कि नहीं? पोरीफेरा, पोरीफेरा का साधारण या प्रचलित नाम क्या है? स्पंज भी क्या होते हैं? अमोनियोटेलिक होते हैं, अर्थात वे किसका उत्सर्जन करते हैं? उसके बाद दोस्तों मेढक के लार्वा, मेढक के, मेढक नहीं, मेढक के लार्वा, मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। मेढक के लार्वा क्या कहते हैं? मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। ये टेडपोल भी अमोनियोटेलिक होते हैं, यानी किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। इसके अलावे दोस्तों जो निडेरिया फाइलम के जीव थे, जैसे हाइड्रा हो गया, ऑरेलिया हो गया, वो भी आपको अमोनियोटेलिक थे, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करते थे। तो ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। कौन से प्रमुख जंतु अमोनियोटेलिक होते हैं? तो इसमें याद रखना है एक कोश के जीव, मछली वर्ग के जीव, पोरीफेरा यानी स्पंज, मेढक के लार्वा यानी कि टेडपोल। मेढक के लार्वा यानी क्या? टेडपोल। मेढक के लार्वा यानी क्या? टेडपोल। क्लियर हो गया? समझ गए? तो जंतुओं के शरीर में जंतुओं के शरीर में जो भी उत्सर्जनशील पदार्थ है, जंतुओं के शरीर में जो भी उत्सर्जनशील पदार्थ है दोस्तों, या तो अमोनिया है, यूरिया है, या यूरिक अम्ल है। तो तीन उत्सर्जनशील पदार्थ के आधार पर जीवों के भी कितने वर्ग बनाए गए हैं? अमोनियोटेलिक। समझ गए? और इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, नाम से भी। दूसरा जीव है यूरियोटेलिक। अब समझ गए होंगे कि यूरियोटेलिक का क्या मतलब हुआ है। अमोनिया उत्सर्जन करने वाले जीव अमोनियोटेलिक, और उसी तरह से यूरिया उत्सर्जित करने वाले जीव यूरियोटेलिक कहलाते हैं। अब कौन से प्रमुख यूरियोटेलिक जीव जंतु है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल सारे के सारे स्तनधारी के हैं, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं?
मानव स्वयं आते हैं। यानी हम लोग उत्सर्जन के दृष्टिकोण से कैसे जीव है? यूरियोटेलिक है। यानी मानव के शरीर का प्रमुख उत्सर्जनशील पदार्थ क्या है? यूरिया है। इसके बाद दोस्तों स्तनधारी के बाद आपको याद रखना पड़ेगा यूरियोटेलिक में किसका? उभयचर का। किसका? उभयचर का, जिसके अंतर्गत प्रमुख जीव कौन आते हैं? और ध्यान रखिएगा कि मेढक के लार्वा अमोनियोटेलिक होते हैं, लेकिन मेढक स्वयं यूरियोटेलिक होते हैं। मेढक जब लार्वा अवस्था में होते हैं, यानी कि अंडे की बाद की जो अवस्था होती है उसे लार्वा अवस्था कहते हैं। तो मेढक के लार्वा अमोनियोटेलिक है, लेकिन स्वयं मेढक जो है दोस्तों क्या है? यूरियोटेलिक है। तो ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरियोटेलिक कहते हैं। मेढक या एम्फीबिया वर्ग के समस्त जीव यूरियोटेलिक होते हैं। स्तनधारी या मेमेलिया वर्ग के प्रत्येक जीव यूरियोटेलिक होते हैं। मानव स्तनधारी जीव है, यानी मानव स्वयं क्या है? यूरियोटेलिक जीव है। मानव स्वयं क्या है दोस्तों? यूरियोटेलिक है। तीसरा है यूरिकोटेलिक। यूरी, और यह भी समझ गए होंगे कि किस तरह के जीव को हम यूरिकोटेलिक कहेंगे। तो ऐसे जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। और इसमें आपको याद रखना पड़ेगा सारे के सारे पक्षी वर्ग को, सारे के सारे सरीसृप, किसके बारे में? स्थलीय कीट या फिर मकड़ी के बारे में भी याद रखना पड़ेगा। ये सारे के सारे यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। पक्षी उत्सर्जन के दृष्टिकोण से यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी पक्षियों के शरीर का मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ यूरिक अम्ल है। सरीसृप यानी रेप्टिलिया जैसे सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सब भी उत्सर्जन के दृष्टिकोण से क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? तो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में ही वास्तविक उत्सर्जन होता है, पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का जो मुख्य उत्सर्जन योग्य पदार्थ है वह नाइट्रोजन युक्त है, और 3 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिनका उत्सर्जन विभिन्न प्रकार के जंतुओं के द्वारा होता है, जिसमें यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया है। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में उत्सर्जनशील पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार है। इसीलिए उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है? उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3 वर्गों में बांटा जाता है। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? अमोनियोटेलिक। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक। ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। और जो एग्जाम्पल में प्रमुख जीवों का नाम दिया है कि कौन अमोनियोटेलिक है, कौन यूरियोटेलिक है, कौन यूरिकोटेलिक है, उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है। मानव का उत्सर्जन के आधार पर कैसा जीव है? यूरियोटेलिक है। क्या है? मछली अमोनियोटेलिक है। मछली क्या है? पोरीफेरा का स्पंज अमोनियोटेलिक है। क्या है? अमोनियोटेलिक। और एक बात याद रखना कि अगर आप नहीं जानते कौन जीव कैसा है तो आप एक बात रखिएगा कि जो जीव जल में रहने के लिए अनुकूलित है अधिकांशतः सब क्या है? अमोनियोटेलिक। अधिकांशतः सभी नहीं। जैसे डॉल्फिन जल में रहते हैं लेकिन वो स्तनधारी है और वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं जल में रहकर भी, लेकिन अधिकांशतः जलीय जीव अमोनियोटेलिक हैं, जबकि स्थलीय जीव या तो यूरिकोटेलिक हैं या फिर यूरियोटेलिक। और आप अनुकूलन के दृष्टि से देखते होंगे कि अमोनिया का उत्सर्जन मुख्य रूप से जलीय जीव ही करते हैं, क्योंकि इन 3 नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता अमोनिया उत्सर्जन करने में लगता है।
यानी एक जीव जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यानी 3 नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में वे कौन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसको उत्सर्जित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो अमोनिया। इसीलिए अधिकांश जलीय जीव अमोनिया का उत्सर्जन करने के योग्य होते हैं। स्थलीय जीव को उतनी जल की प्राप्ति नहीं हो पाती कि वो अमोनिया का उत्सर्जन करे। दोस्तों क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो वास्तविक उत्सर्जन जंतुओं में होता है और मुख्य रूप से 3 नाइट्रोजन युक्त पदार्थों। अब जानते हैं दोस्तों सभी जंतु तो एक जैसे है नहीं। जंतु कैसे है इसकी चर्चा हम 5 नंबर चैप्टर बायोलॉजी में किए थे। जंतुओं की दुनिया पोरीफेरा, सिलिंटरेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा तक फैला हुआ है। यानी जंतुओं के दुनिया पोरीफेरा से लेकर विकसित कॉर्डेटा फाइलम तक है। और जब हम जंतुओं की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी एक जैसे नहीं है, इसलिए सभी जंतुओं में उत्सर्जन करने वाले जो अंग हैं वो भी एक जैसे, अर्थात अलग अलग फाइलम के जीवों में, अलग अलग फाइलम के जीवों में उत्सर्जन के लिए विभिन्न प्रकार के अंग बने हैं। यानी सभी प्रकार के जंतुओं में वास्तविक उत्सर्जन होता है, लेकिन एक ही अंग सभी प्रकार के जंतु में नहीं होते हैं। पौधों के विपरीत जंतुओं में उत्सर्जन के लिए अंग बने होते हैं, लेकिन सभी फाइलम के जंतु में उत्सर्जन के लिए अलग अलग अंग बने होते हैं। और जब हम जंतु के बारे में दोस्तों पढ़ रहे थे तो हमने जब पोरीफेरा, सिलिंटरेटा पढ़े थे तो आप देखे थे कि इन जंतुओं में कोई अंग नहीं था। तो जिन जंतुओं में कोई अंग नहीं होते हैं या जो एक कोशिकीय जंतु है उनमें उत्सर्जन होता है, लेकिन उनमें विसरण विधि का इस्तेमाल होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। लेकिन अन्य जंतु जो जिनमें अंग है उसमें उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार के क्या बने हुए अंग बने हैं और उन अंगों के माध्यम से उत्सर्जन होता है। यानी जो एक कोशिकीय जीव है और ऐसे बहुकोशिकीय जीव जिसमें कोई अंग नहीं है उनमें उत्सर्जन कैसे होता है? तो उनमें उत्सर्जन शरीर के सतह के विसरण विधि के द्वारा हो जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए हो जाता है। और भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग अंग बने हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज में फेलेम कोशिकाओं के जरिए उत्सर्जन होता है। किसके जरिए? प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें चपटा कृमि आते हैं, फीता कृमि आते हैं। इसमें उत्सर्जन के लिए क्या बने होते हैं? फेलेम कोशिका बने होते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज जिसके अंतर्गत गोल कृमि आते हैं, उसमें उत्सर्जन के लिए रिनेट कोशिकाएं बने हुए हैं। एनिलिडा में उत्सर्जन के लिए नेफ्रेडिया नामक अंग पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा जिसमें कीट और मकड़ी आते हैं उसमें मालपीजियन नली के माध्यम से उत्सर्जन होता है। तो किन जीवों में किस अंग से उत्सर्जन होता है उसको आप एक बार देखिए सरसरी निगाह से, और ये याद करने वाला विषय है, उसको याद करना पड़ेगा दोस्तों। कमेंट क्या हुआ? टेस्ट कब होगा? टेस्ट है आज? क्या आज टेस्ट है? अच्छा, टेस्ट में जिसको भी 60 से कम नंबर आ रहा है उसको कभी दरोगा नहीं हो सकता है। तो अब ये बोल दे रहे हैं। और जिसको 80 आ रहा है उसको मेहनत करते करते हो जाएगा। क्लियर है ना? आप देखिए उपाय, अभी बहाली भी नहीं आया, सबका उपाय है। 60 नहीं आ रहा है तो नौकरी तो होगा नहीं, तो आप भी जानते हैं। इसमें बताने वाली बात क्या है? अभी जानते कट 82 जाता है, 83 जाता है। नहीं तो हम कभी कभी बोलते हैं बहुत लड़का भर का आता है। ठीक है,
लेकिन सच्चाई तो यही है, ये आप भी जान रहे, हम भी जान रहे, हम डायरेक्ट बोलते हैं और रोशन सर फुलाते हैं। ठीक है, लेकिन जिसका मतलब अब जो सच्चाई है वो छुप सकता है? आप घर पर नहीं पढ़ते हैं, आप कोचिंग करते हैं और उसके बाद घर पर पढ़ते ही नहीं है, तो हम क्या बताएंगे कि आपका खुद दिल कहेगा कि हम कुछ करने वाले नहीं है। अब वो गम होता है जब दिल को, तो उसके मारे और भी पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, यानी कि एक दोस्त के पास जा रहे हैं तो आपको अंदर से आवाज आ जाएगा कि नौकरी होने वाला तुमको नहीं है, तो फिर जब ये वास्तविक का एहसास होगा तो सोचता है कि एक दोस्त के पास जा ही रहे हैं, बदनाम हो ही गए हैं, तो घूमबे करते हैं। तो उसके बाद पढ़ना लिखना आदमी सब छोड़ देता है। दोस्तों, एक ही तरीका, अगर आपको 60 से कम नंबर आ रहा है, हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो भी प्रश्न आएगा सब सिलेबस से आएगा, यानी जितना बायोलॉजी से आएगा तो नोटिस आएगा। हम देखे प्रश्न नोट से बाहर नहीं दे रहे हैं सर। तो जब सिलेबस का क्वेश्चन है आउट है तो 100 में 100 आना चाहिए कि नहीं चाहिए है? जब हम आपको बोल दिए हैं कि कल टेस्ट होगा और बायोलॉजी का 9 नंबर तक का क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन आउट हो गया जी। तब आप 100 में 100 नहीं बनाएंगे तो ये दिक्कत वाली बात है कि ना है? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, जब आपको पता है कि यही क्वेश्चन आएगा और तब आपसे नहीं बन रहा है, आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो तब आप किस हिसाब से सेटर का क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा? है कि नहीं है बात? अब बहुत अभी कितना 1 घंटा प्लस क्लास हुआ है, बहुत नींद मार के उठ गया है। हाँ, देख रहे हैं, आज हम सोचे सोने वाली को सोने दे, कुगला मस्ती से सोया है। ठीक है, सानिया एक बड़ी भूल हो जाती है स्टूडेंट से, बड़ी भूल हो जाती है स्टूडेंट से कि ब्रेकफास्ट करते करते पता नहीं चलता कि हम भोजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप नाश्ता कर रहे हैं तो उसका डोज होनी चाहिए, डोज होनी चाहिए। नाश्ता जो भोजन की तरह कर लीजिएगा, निश्चित रूप से शरीर को अलसा देगा। ठीक है, अब जब लिट्टी खोने जा रहा है, 1 लिट्टी खाएगा, अब गरम गरम है 4 गो मार देता है। ठीक है, अब लीजिए गया पेट भर, अब शरीर अलसा जाएगा। नाश्ते का जिनको जिनको नींद आता है उसका 2 ही कारण है, 2 ही कारण है, या तो रात में YouTube देखे हैं या सो के उठ के भरपूर नाश्ता मारे हैं। चलिए, तो अंग देख लिए ना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु में जो उत्सर्जन योग्य पदार्थ है वो क्या है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। वो क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। और 3 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। और किन जंतुओं में किन अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है वो समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? और जो एक कोशिकीय जंतु है वो अमोनियोटेलिक है, और एक कोश के जंतु में जो उत्सर्जन होता है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा। यानी बैक्टीरिया में उत्सर्जन कैसे होता है? उसमें तो कोई अंग नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें कोशिका झिल्ली के, उनके अंदर जो हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ बने हैं वो विसरण विधि के द्वारा सेल से क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो जिनमें अंग नहीं है, जिनमें जो एक कोश किया है, उनमें उत्सर्जन विसरण विधि के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? और यह भी आप याद रखिएगा, जिनमें विसरण विधि के द्वारा होता है उसमें प्रायः अमोनिया का ही उत्सर्जन होता है, और वो अमोनियोटेलिक ही होते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बॉडी। अब आते हैं मानव के शरीर में उत्सर्जन कैसे होता है, उसको समझ लेते हैं। पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु में किस पदार्थ का और किस अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है, इसमें कोई दिक्कत अब आपको नहीं है। मानव में उत्सर्जन, मानव में जो उत्सर्जन होता है दोस्तों, चूंकि मानव इस पृथ्वी का सबसे विकसित जीव है। अगर विकास की प्रक्रिया को हम देखें
तो विकास की प्रक्रिया में मानव चरम अवस्था वाला स्थिति प्राप्त किए हुए है, अर्थात मानव से विकसित कोई और जीव है नहीं इस पृथ्वी पर। ब्रह्मांड की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसकी पूरी जानकारी वैज्ञानिकों को अब तक मिली हुई नहीं है। तो पृथ्वी का सबसे विकसित प्राणी है ह्यूमन, और मानव स्तनधारी है। इसका मतलब है कि मानव दोस्तों यूरियोटेलिक है। क्या है दोस्तों? यानी कि ये मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब आप कहिएगा कि मानव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं तो केवल यूरिया का ही उत्सर्जन करते हैं, ऐसा नहीं है। मानव के शरीर में यूरिया के अतिरिक्त अन्य भी कई पदार्थों का उत्सर्जन होता है, लेकिन मानव के शरीर में होने वाले विभिन्न उत्सर्जनशील पदार्थ में सबसे मुख्य कौन है? यूरिया है। और यूरिया सबसे मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ इसलिए है क्योंकि बनने वाले सभी उत्सर्जनशील पदार्थ में सबसे खतरनाक शरीर के लिए, सबसे विषैला शरीर के लिए कौन है? यूरिया है। तो यूरिया ही मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ है, लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है मानव के शरीर से, वो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान बनते हैं। जो भोजन करते हैं उनके कई हिस्से पचते नहीं है, अपच रह जाते हैं, जो छोटी आंत में जमा होते हैं पुनः रेक्टम के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं, वो भी उत्सर्जनशील पदार्थ है। लेकिन उन सब पदार्थों में सबसे खतरनाक जो है वो कौन है दोस्तों? यूरिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ कौन है? यूरिया है। अब आप कहिएगा कि ये यूरिया आता कहां से है शरीर में? ठीक है, कोई भी उत्सर्जनशील पदार्थ है तो वो तो आप समझ गए कि शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के दौरान ही उत्सर्जनशील पदार्थ बनते हैं। तो मानव के शरीर का जो मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ है यूरिया, ये यूरिया आता कहां से है दोस्तों? तो ये यूरिया आता है दोस्तों, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में एक अवयव होता है किसका? प्रोटीन। और जब प्रोटीन अंतिम रूप से पचता है तो क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। और जब अमीनो एसिड का अंतिम रूप से उपयोग शरीर कर लेते हैं तब निर्मित होते हैं दोस्तों, तब निर्मित होते हैं क्या? यूरिया। जैसे पेट्रोल का यूज कर लेने के बाद धुआं बनता ना, धुआं पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं उसका यूज होता है, और फिर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? धुआं। वही स्थिति है जब हमारा शरीर भोजन के अवयव प्रोटीन का संपूर्ण उपयोग कर लेते हैं अपने उपापचय के दौरान, तो उसी के द्वारा अंत में किसका निष्कासन होता है शरीर में? यूरिया का। और यह यूरिया सबसे खतरनाक है। तो यूरिया शरीर में बनता कहां से ये देख लिए। यानी यूरिया बनने का मुख्य कारण है शरीर में प्रोटीन का उपापचय में होने वाला इस्तेमाल। और यूरिया सबसे खतरनाक है, ऐसा इसलिए है कि दोस्तों कि यूरिया एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। क्या है? क्षारीय। यूरिया कैसे पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ। अगर यह यूरिया शरीर से नहीं निकला तो धीरे 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 ये शरीर को क्या बना देगा? क्षारीय बना देते जाएगा, क्षारीय बनाते जाएगा, क्षारीय बनाते जाएगा। और अगर शरीर पूरा का पूरा यूरिया की उपस्थिति के कारण क्षारीय बन गया तो इसका परिणाम यह होगा दोस्तों कि हमारे शरीर में होने वाले वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रुक जाएंगे जो अम्लीय माध्यम में संपन्न होते हैं।
शरीर का पूरा यूरिया की उपस्थिति के कारण क्षारीय बन जाने का क्या परिणाम होंगे? परिणाम ये होंगे कि शरीर का वो रासायनिक अभिक्रिया जो अम्लीय माध्यम में ही संपन्न होते हैं वो अभिक्रियाएं रुक जाएंगे और जैव अभिक्रियाओं का रुकना यानी शरीर का मृत हो जाना है। दोस्तों, जैसे अमाशय में भोजन का पाचन होता है, 6 नंबर चैप्टर बायोलॉजी में पढ़े थे ना। अमाशय में भोजन अम्लीय माध्यम में पचते हैं, HCl की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, अर्थात पाचन में अमाशय योगदान दे, इसके लिए अमाशय का माध्यम अम्लीय होना अति अनिवार्य है। लेकिन वहीं यूरिया उपस्थित रहेगा तो पूरा शरीर क्षारीय बनाएगा, अमाशय को वो भी क्षारीय बना देगा कि नहीं बना देगा? तो क्या अमाशय में पाचन की प्रक्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और अमाशय में ही पाचन नहीं हो पाया तो फिर छोटी आंत में भी पाचन संभव नहीं हो पाएगा। अब पाचन रुक जाएगा तो जीवित रहना संभव नहीं है। तो यूरिया इसलिए खतरनाक है कि इसकी उपस्थिति हमारे शरीर को पूरी का पूरी क्या बना के रख देगा? क्षारीय बना के रख देगा। तो मानव मुख्य रूप से मानव यूरियोटेलिक एनिमल है और यह मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है, लेकिन मानव में यूरिया के अतिरिक्त अन्य कई पदार्थों का उत्सर्जन करता है, लेकिन अन्य कई पदार्थों का उत्सर्जन उतना महत्व नहीं रखता है, क्योंकि मानव के शरीर में बनने वाले समस्त उत्सर्जनशील पदार्थ में यूरिया ही सबसे खतरनाक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मानव मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। मानव के शरीर में यूरिया खतरनाक इसलिए कि ये पूरे शरीर को क्या बना देगा? क्षारीय बना देगा। और शरीर में, मानव के शरीर में जो यूरिया बनते हैं मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ के रूप में, उसका कारण है प्रोटीन का उपापचय में इस्तेमाल होना। अर्थात एक व्यक्ति अगर अपने भोजन में प्रोटीन न ले, तो प्रोटीन तो आवश्यक भोजन अवयव है, तो निश्चित रूप में उसके शरीर में यूरिया का कम से कम उत्पादन होगा। जितना अधिक प्रोटीन खाइएगा उतना अधिक यूरिया का उत्सर्जन होगा, जितना कम खाइएगा उतना कम होगा। दोस्तों, अब मानव के शरीर में उत्सर्जन के लिए और खासकर यूरिया के उत्सर्जन के लिए एक बहुत ही विकसित एक्सक्रिएटरी सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम बना हुआ है। मानव के शरीर में उत्सर्जन के लिए और खासकर यूरिया के उत्सर्जन के लिए बहुत ही विकसित क्या बना हुआ है? उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? उत्सर्जन तंत्र। और मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत पहला आता है आपका कौन? किडनी, जिसकी संख्या कितनी है? 2। दूसरा आता है यूरेटर्स। क्या आता है? यूरेटर्स, इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी नली। मूत्रवाहिनी, और इसकी भी संख्या होती है कितनी? 2। अगला आता है, तीसरा जो अंग है वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? मूत्राशय। और एक आता है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा यानी इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। तो मानव में यूरिया के उत्सर्जन हेतु या उत्सर्जन हेतु एक बहुत ही विकसित उत्सर्जन तंत्र बने हुए हैं। और मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत 2 किडनियां, 2 मूत्रवाहिनी नली, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग शामिल है। यानी कि इन 4 अंगों की सहायता से निर्माण होता है मानव के उत्सर्जन तंत्र का। और ये मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, ये न सिर्फ उत्सर्जन का काम करते हैं बल्कि ऑस्मो रेगुलेशन को अंजाम भी किसके द्वारा दिया जाता है?
इसी उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। यानी आप पढ़े थे ना शुरुआत में कि मानव के शरीर में उत्सर्जन के साथ साथ ओस्मो रेगुलेशन की भी प्रक्रिया चलती रहती है। तो मानव का जो ये उत्सर्जन तंत्र है, ये ना सिर्फ उत्सर्जन के हेतु जिम्मेदार है, बल्कि मानव के शरीर में होने वाले ओस्मो रेगुलेशन यानी कि जल की मात्रा को संतुलित रखने की जो प्रक्रिया है, वह भी किसके द्वारा अंजाम दिया जाता है? उत्सर्जन तंत्र। जब उत्सर्जन तंत्र ये जो हमारे हैं, ये शरीर में जल की अधिकता में ज्यादा से ज्यादा मूत्र बना देता है और जल की कमी में मूत्र बनाना कम कर देता है, और इसी तरह यह ओस्मो रेगुलेशन को अंजाम देता है। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन के अतिरिक्त ओस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया को भी अंजाम देता है। अब मानव में जो ह्यूमन में जो दोस्तों उत्सर्जन तंत्र होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में। मेल बॉडी में क्या है कि मेल बॉडी में जो उत्सर्जन मार्ग है, ठीक है, मेल बॉडी में जो उत्सर्जन मार्ग है यानी जिसके द्वारा यूरिया का उत्सर्जन होता है, वही जनन मार्ग भी है। यानी कि मेल बॉडी में जो उत्सर्जन मार्ग है, वही अन्य किस मार्ग के रूप में काम करते हैं? जनन के मार्ग में काम करते हैं। यानी कि जनन मार्ग उत्सर्जन मार्ग मेल बॉडी में एक ही है। जो उत्सर्जन मार्ग है वही जनन मार्ग है, जो जनन मार्ग है वही उत्सर्जन मार्ग है। लेकिन फीमेल बॉडी में उत्सर्जन मार्ग अलग होते हैं और जनन मार्ग अलग होते हैं। फीमेल बॉडी में उत्सर्जन मार्ग अलग होते हैं और जनन मार्ग अलग होते हैं। तो अगर हमें उत्सर्जन को समझना है ह्यूमन बॉडी में, तो किसको समझना पड़ेगा? और उत्सर्जन तंत्र में निश्चित रूप से कितने अंग हैं? 4 अंग है। 4 अंग है जिसमें 2 जोड़े में है। लेकिन इन 4 अंगों में जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या? किडनी। किडनी का काम क्या है? तो वही उत्सर्जन तंत्र का जो काम है वो किडनी का है, अर्थात शरीर से यूरिया को निकालना और ओस्मो रेगुलेशन करना, यही काम होगा ना किडनी का। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र को अगर समझना है तो मुख्य रूप से किसको समझना पड़ेगा? किडनी को समझना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। मिलिए नेक्स्ट क्लास में।